नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आ रहा हूं। आज की अपराध की घटना दरअसल अपराध की घटना नहीं है। अपराध के सताए हुए बहुत ढेर सारे लोगों के बारे में एक अखबार की कटिंग देखकर मेरे मन में आया कि मैं आप सब लोगों को इसके बारे में भी बताऊं। आज दैनिक जागरण में लखनऊ एडिशन में एक खबर छपी है बदायूं से। खबर के लिखने वाले या बाइलाइन है वो अंकित गुप्ता जी ने लिखी है। बदायूं में उधैती एक थाना है, देहात का थाना है। वहां गांव रतनपुर के निवासी टिंकू शर्मा ने एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उसमें उन्होंने लिखा कि गांव के रहने वाले यानी रतनपुर के रहने वाले अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति बनवारी लाल ने पिछले वर्ष उनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया था। अब उनके परिचित के खिलाफ एक मुकदमा वो लिखवा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं है। एसएसपी ने इसके जांच के निर्देश दिए कि क्या वजह है कि पहले इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, अब इनके परिचित के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है। बहुत डिटेल में इसकी जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल के बाद ये पता लगा कि बनवारी लाल ने पिछले 15 वर्षों में SC/ST एक्ट के 9 मुकदमे 25 लोगों के खिलाफ दर्ज कराए। कुछ में वो खुद वादी है, कुछ में उसकी मां वादी है। जिसमें उसकी मां वादी है उसमें 376 यानी बलात्कार की भी धारा SC/ST एक्ट में जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें दर्ज की गई हैं। ये सभी मुकदमे पिछड़ी जाति या सवर्ण जाति के लोगों के विरुद्ध हैं। एसपी देहात श्री सिद्धार्थ वर्मा ने जब इसकी और गहराई से जांच की और ऐसे सभी व्यक्तियों के बयान लिए जो जिनको कभी न कभी बनवारी लाल या उसकी मां ने किसी अपराध में मुलजिम बनाया था, तो ये पता लगा कि सामान्य रूप से ये 156(3) का मतलब ये है CRPC में कि जब आपकी शिकायत थाने पर दर्ज न हो रही हो तो आप सीधे कोर्ट में अप्रोच करेंगे। कोर्ट में CJM की अदालत में जब ये मुकदमा दर्ज करने का या प्रार्थना पत्र पहुंचता है तो वहां 2 चीजें देखी जाती हैं कि क्या आपने थाने पर यह मुकदमा लिखाने की कोशिश की थी और मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके अलावा कि आप जिन लोगों के खिलाफ लिखा रहे हैं वो किस वर्ग के हैं, आप जो मुकदमा लिखाना चाह रहे हैं आप किस वर्ग के हैं। बड़ा नेचुरल है कि SC/ST एक्ट के मुकदमे जो वादी होगा वो इसी वर्ग से होगा, SC और ST के। ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि साहब मैं या मेरे बेटे या जिस किसी के खिलाफ 3 या 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया, 156(3) में आदेश किया, थाने से लिख कर गया कि नहीं साहब इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन अदालत पर थाने की ये रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होती। अदालत ने उसका संज्ञान लिया और FIR करने के निर्देश किए। FIR हो गई। FIR इस तरह की SC/ST एक्ट की FIR और डाउरी डेथ की जो FIR 304B की है, ये राजपत्रित अधिकारी इसकी विवेचना करते हैं। मेरे भी पूरी सर्विस में बहुत ढेर सारे ऐसे मुकदमे मेरे संज्ञान में आए जिसमें कोर्ट के थ्रू
कोर्ट के आदेश से, माननीय न्यायालय के आदेश से मुकदमा लिखा गया। निर्भया के उस एपिसोड के बाद जब कानून में बहुत बड़े बदलाव हुए तो ये नया ट्रेंड पिछले 5 सालों में तीसरा आ गया। एक तो दहेज का मैंने बताया था, दूसरा SC/ST का, और तीसरा जो नया शुरू हुआ निर्भया कांड के बाद जो बड़े बड़े बदलाव हुए, रेप की डेफिनेशन डिफाइन की गई, उसको 376 ABCD बताया गया कि सिर्फ आपको रेप को इनिशिएट करने का या बाकी चीज़ें जो हैं उनको सब अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। उसमें सजा का बहुत ही गंभीर प्रावधान किया गया। ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई। पॉक्सो की खासकर ऐसी कोर्ट बनाई गई जिसमें ये निर्देश हैं कि 3 महीने के भीतर ऐसे मुकदमों की सुनवाई कर उसमें जजमेंट पास किए जाएं, यानी उसका निस्तारण हो। कानून की मंशा पर कतई कोई सवाल नहीं है, चाहे वो SC/ST का हो, चाहे वो डाउरी डेथ का हो, और चाहे वो रेप से संबंधित मुकदमे हों। किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये तीनों तरह की अपराध, तीनों तरह की घटनाएं और तीनों तरह के अपराध बहुत कलंकित करते हैं पूरे समाज को। लिहाजा कानून बनाने वालों ने बहुत अच्छी मंशा से ये सारे कानून बनाए, लेकिन हमारे बीच के ही लोग, हमारे आसपास के ही लोग, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले लोग, उन्होंने फौरन इसके दुरुपयोग का रास्ता भी निकाल लिया। इस जांच में डॉक्टर OP सिंह जो वर्तमान में भी SP बदायूं हैं, सिद्धार्थ वर्मा जो वर्तमान में भी SP देहात बदायूं हैं, जब उन्होंने बहुत गहराई से जांच की तो ये फैक्ट उनको पता लगा कि लगभग 25 लोगों के खिलाफ FIR लिखाई गई। इनमें से ज़्यादातर लोगों से पैसा लेकर और समझौता कर लिया गया। वकीलों का एक गैंग है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट का मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं ऐसा कहने में असमर्थ हूं। जहां पर SC/ST के मुकदमे और रेप के मुकदमों के बारे में एक वकीलों का पूरा समूह है जो ब्लैकमेल करते हैं और बड़ी रकम वसूला करते हैं। बड़ा सामान्य है, एक लड़की की तरफ से एक वकील साहब ने 156(3) में अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया कि मैं 16 वर्ष की हूं। इसके सपोर्ट में उन्होंने एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया। इसके सपोर्ट में उन्होंने कुटुंब रजिस्टर का एक पेपर भी सबमिट कर दिया। ये लिखा कि फला व्यक्ति, जो निश्चित रूप से कोई बड़ा आदमी हो, जो सॉफ्ट टारगेट हैं वो बड़े ठेकेदार, बड़े बिल्डर, जो पैसों के लेन देन का काम करने वाले बड़े व्यापारी, ऐसे लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं। 156(3) में कोर्ट से उन्होंने दरखास्त की कि साहब ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इनके विरुद्ध FIR लिखने में थाना आनाकानी करता है, हीला हवाली करता है, लिहाजा इनके विरुद्ध FIR करने के आदेश दिए जाएं। कोर्ट के सामने संभवतः कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि थाना ज़्यादातर इस मामले में लिख कर देता है कि साहब ये पेशबंदी में दी हुई दरखास्त है या ब्लैकमेल करने के लिए दी हुई दरखास्त है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मेरे कार्यकाल में भी जब इस तरह की घटना किसी बहुत SDM के खिलाफ भी दी गई, CO के खिलाफ भी दी गई, तमाम अधिकारियों के खिलाफ भी दी गई जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोकने के लिए या उस कार्रवाई से अपने आप को बचाने के लिए, या उनके खिलाफ कोई मुकदमा अगर लिखा गया है वादी के खिलाफ तो उसको प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की दरखास्तें दिया करते हैं। जो ड्यूटी पर अधिकारी हैं उनके विरुद्ध इस तरह के अपराध करने के लिए, इस तरह के आदेश करने के लिए
प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत है। लेकिन कभी कभी अदालतें सीधे एफआईआर करने का आदेश कर देती हैं। मैं अदालतों पर कतई कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये आदेश हुए हैं, हर जिले में हुए हैं। कोई जिला नहीं बचा है जिसमें ये आदेश न हुए हों कि मुकदमा कायम किया जाए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में मैं बतौर एसएसपी, जिले का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं स्वयं सीजीएम से मिला। मैंने कहा साहब ये बिल्कुल फर्जी है, उस आदमी की लोकेशन उस दिन की वहां की नहीं है। मैंने उसकी सीडीआर निकलवाई है, लड़की गुड़गांव में थी, आदमी मिर्जापुर में था जिस दिन की घटना बताई जा रही है, और सीडीआर को झुटलाया नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को झुटलाया नहीं जा सकता। सीजीएम साहब का एक लाइन का जवाब है कि मैंने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं, सजा नहीं सुनाई है, विवेचना पुलिस को करनी है, विवेचना करे, झूठ है उसमें एफआईआर लगा दे, मुझे क्या आपत्ति होगी। कोई आदमी कोर्ट में आके ये कहता है कि साहब मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, मैंने एफआईआर करने का आदेश कर दिया। सही है गलत है ये विवेचक यानी पुलिस डिसाइड करेगी। लेकिन आप उस आदमी का ट्रॉमा समझिए जो गैंग वकीलों का है। वो जैसे ही आदेश एफआईआर के हो जाएंगे, वहां पर विधि संवाददाता होते हैं। कोई कोर्ट ऐसी नहीं है जहां पर विधि संवाददाता यानी लॉ रिपोर्टर न होते हों, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो। वो इन प्रकार इस खबर को अगले दिन अखबारों में छपवाते हैं कि साहब 15 वर्ष की फलां लड़की ने फलां के विरुद्ध बलात्कार की एफआईआर लिखवाई फलां थाने में। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, जो लिप्त है तो वो तो भागेगा, दुनिया भर का काम करेगा, पेशबंदी करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, उस व्यक्ति या उसके परिवार पर, उसके बाल बच्चों पर, उसके रिश्तेदारों पर क्या गुजरेगी। कुछ लोग तो कहेंगे भाई पता नहीं, थे तो बड़े सीधे, अब पता नहीं क्या हो गया उनको। कुछ कहेंगे कि नहीं साहब ऐसा संभव नहीं है, इसमें कुछ न कुछ बात जरूर है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की समाज में बदनामी होती है, और इसी बदनामी के डर से जैसे ही थाने से ये सूचना आती है कि 156(3) में एफआईआर दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन आई है, जिसकी हमें आख्या भेजनी है, जिसकी हमें रिपोर्ट कोर्ट को भेजनी है कि यह घटना सच है या झूठ है, उसी दिन से वो आदमी परेशान होना शुरू होता है और बेईमानों की दुकान खुल जाती है। इस नाम पर कि मैं रिपोर्ट सही करके भेज दूंगा, इस नाम पर कि आप परेशान मत होइए, मैं एफआईआर लगवा दूंगा, इस नाम पर कि मैं आपका नाम विवेचना में निकलवा दूंगा। फिर वो वकील कहते हैं समझौता कर लीजिए वरना इसमें सजा जरूर होगी। कानून बड़ा सख्त है, और जो पानीदार आदमी है, इज्जतदार आदमी है, जो बेइज्जती को बहुत डरता है, वो समझौता करता है। वो लड़की सामने कभी नहीं आती कि हमको 10 लाख दीजिए, लेकिन जो बीच के वकील साहब हैं ये समझौता कराते हैं। किसको कितना मिलता होगा इसकी बात आप समझ सकते हैं। जो पैसा देता है वो कहता है कि साहब आप हमें ये बता दें, हम कैसे मान लें कि हम बरी हो गए, हम कैसे मान लें कि साहब अब हम छूट गए इस प्रकरण से, या हम कैसे मान लें कि अभी आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो एक एफिडेविट लगवाया जाता है कि मैंने उस समय गुस्से में, मैंने उस समय जानकारी के अभाव में, मैंने उस समय दूसरे व्यक्ति के चक्कर में इनको गलत लिखा दिया था, दरअसल ये व्यक्ति नहीं थे। एक सामान्य एफिडेविट, और कहते हैं ये एफिडेविट लगा के कोर्ट में हम सबमिट कर देंगे। लेकिन वो आदमी जब तक, और अगर चार्जशीट सबमिट हो गई है तब ये एफिडेविट कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है तो ये एफिडेविट आईओ के पास जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहता है।
मैं जिस घटना का जिक्र इस आज के अखबार में कर रहा हूं उसमें 11 मुकदमों में समझौते हुए थे और सब में 5 लाख के ऊपर दिया गया था। एफआईआर होने के बाद फेज वाइज कानून की मंशा यह है कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, अनुसूचित जाति जनजाति का है, जिसे सदियों से लोग परेशान करते आए हैं, उनको बढ़ने का मौका दिया जाए और जो लोग परेशान करें उन्हें बहुत ही सख्त सजा दी जाए। इसके लिए एक्ट में ही ये प्रोविज़न है कि उनको कंपेंसेट भी किया जाएगा। हर तरह के अपराध में बहुत बड़े बड़े कंपेंसेशन हैं और ख़ासकर बलात्कार के अपराध में बड़ा कंपेंसेशन है। कुछ लोगों ने इसको पैसे का जरिया बना लिया। उन्हीं लोगों में ये बनवारी लाल भी था। आप बताइए, एक ही व्यक्ति ने, मतलब एक ही व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है पूरे गांव में। 25 लोगों के खिलाफ 9 मुकदमे लिखवाए, इनमें से कोई भी थाने पर लिखा हुआ मुकदमा नहीं है। सारे अदालत के आदेश पर 156(3) में लिखाए गए हैं। अखबार में यह भी लिखा है कि एसपी देहात ने कहा कि पुराने दर्ज किए हुए मुकदमे सही हैं या गलत हैं, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये विचाराधीन न्यायालय है। लेकिन इतने मुकदमे इसने इतने लोगों के खिलाफ लिखवाए हैं। गांव में जब लोग आजिज हो गए होंगे तो उन लोगों ने भी बनवारी लाल के खिलाफ कई मुकदमे लिखवाए, क्योंकि बनवारी लाल का उद्देश्य तो SC/ST के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर उनसे पैसा वसूलना था और जो पैसा दे देता था उसके पक्ष में एक एफिडेविट लगवाकर पुलिस से उसमें FIR लगवानी थी। पुलिस भी मालामाल, बनवारी लाल भी मालामाल, परेशान वो आदमी जिसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। ऐसे 11 मामलों में एफिडेविट दिए गए थे, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिसमें पैसे के लेन देन की बात नहीं बनी और चार्जशीट सबमिट हुई। उसके बाद फिर वो ट्रायल पर मुकदमा आया। ये बताया गया कि इनमें से एक मामला कोर्ट में निस्तारित भी हो चुका है। जिस व्यक्ति ने मना कर दिया कि झूठा मामला में 1 पैसा नहीं दूंगा, उसे कोर्ट ने सजा भी दे दी। दूसरे में 6 लोग जेल चले गए, जिसमें डकैती और बलात्कार के सारे मुकदमे थे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। अब ये विडंबना देखिए कि कानून के दुरुपयोग करने वाले कितनी चालाकी से इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते मुझे एक और वाकया मिला। मैं उस जज साहब को सलाम करता हूं, उस न्यायालय को सलाम करता हूं। 14 अप्रैल 2022 को उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक महिला के विरुद्ध एक फैसला सुनाया। अदालत ने ऑब्जर्व किया कि इस महिला ने पैसों के लिए किसी व्यक्ति पर नाबालिग के विरुद्ध, यानी अपनी बेटी के विरुद्ध बलात्कार करने का मुकदमा लिखवाया था। ट्रायल के समय यह बात समझ में आ गई कि इसने सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए और पैसा वसूलने के लिए यह मुकदमा लिखवाया था और अदालत ने 14 अप्रैल 2022 को उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने उस महिला को 3 महीने की जेल और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुकदमे में आरोप यह था कि पिछले साल मई में पीड़िता पायल ने, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी, उसने नवीन कुमार नाम के व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया और यह कहा कि नवीन ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया और उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं,
इस दुष्कर्म की एक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। ये बड़ी सेट लैंग्वेज है। आप इस तरह की खबरें जब अखबार में पढ़ें, ये 19 साल नहीं, ये 17 साल की बच्ची थी पायल, जिसकी मां ने इससे ये मुकदमा लिखवाया था। और एक बिल्कुल सेट एफआईआर की लैंग्वेज है कि साहब कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मुझे बेहोश किया और मेरे साथ बलात्कार किया। इसकी वीडियो भी बना ली, वायरल करने की धमकी दी। हमारे बहुत से किस्सा गोई परिवार के लोग लीगल फैमिली से हैं। बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं वो बड़े वकील हैं। खासकर मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं, राजस्थान में, आप टिप्पणियों में देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि किस तरह से फर्जी मुकदमे लिखाकर ब्लैकमेलिंग की जाती है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अंबा माता की रहने वाली 19 वर्षीय महिला पायल पुजारी को कोर्ट ने झूठी जानकारी देने और बयान से मुकरने के चलते धारा 344 के तहत दोषी माना और महिला को 1 महीने का वक्त दिया कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में जाकर अपील करे, वरना ये समय बीतने के बाद उसे 3 महीने के लिए जेल जाना होगा। मामले में राज्य की तरफ से पैरवी करने वाले स्पेशल पीपी रहे चेतन पुजारी गोस्वामी ने बताया कि दरअसल ये ब्लैकमेलिंग का मामला था। मुकदमा लिखाने के बाद नवीन को बराबर धमकाया जाता रहा। नवीन भी अपनी बदनामी की डर से इस दबाव में आ गया और जितना पैसा इस महिला ने मांगा वो पैसा उसे दे दिया और उससे कहा, वकीलों ने, नवीन के वकीलों ने, कि तुम कोर्ट में अपने बयान से मुकर जाना, वरना ये पैसा तुम्हें वापस करना होगा। कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि महिला लगातार अपने बयानों से मुकर रही है। पीड़िता ने वही जो मैंने आपको बताया कि शपथ पत्र यानी एफिडेविट दिलवाते हैं लोग उससे कि एफिडेविट दे दो ताकि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अदालत में न हो। एफिडेविट दिया गया। इस मामले में भी पीड़िता ने एफिडेविट दिया गया जो उसके मुकदमा लिखाने के बाद 161 और 164 सीआरपीसी के बयानों से बिल्कुल अलग था। कोर्ट की भी समझ में आ गया कि पहले मुकदमा लिखाया गया, उसके बाद बयानों से मुकरा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस और अदालत का समय बर्बाद होता है और इसीलिए मैं एक सबक के तौर पे कि ताकि इस तरह करने वाले लोग इस फैसले से सबक लें, महिला को झूठ बात कहने, झूठी एफआईआर करने, कोर्ट का समय खराब करने, कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में 3 महीने की सजा सुना दी। मेरे कहने का सिर्फ आशय यह है कि आप अगर अपने अगल बगल नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत ढेर सारे ऐसे प्रकरण पता लगेंगे जिसमें किसी बच्ची से या किसी महिला से किसी के खिलाफ रेप यानी बलात्कार का मुकदमा लिखाया गया जो झूठा है। मेरे ये कहने का बिल्कुल आशय नहीं है कि बलात्कार के लिखाए गए सारे मुकदमे झूठे होते हैं। बहुत सी दरिंदगी के की अपराध की घटनाएं मैंने भी किस्सा गोई में सुनाई हैं। बहुत सी ऐसी भी सुनाई हैं जिनमें सजाए मौत हुई है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वालों की भी एक श्रेणी बन गई है। आप किसी को धमका दीजिए, झूठा लिखा दीजिए, कोर्ट में दौड़ा दीजिए, लामहला वो आपके सामने सरेंडर करेगा, आपकी मुंह मांगी रकम देगा। आज जिस घटना का जिक्र दैनिक जागरण में है, मैंने उसी सिलसिले में राजस्थान की यह घटना मेरी आंखों के सामने गुजरी थी।
इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। आज की घटना देखिए, मेरी जानकारी में पहली बार कम से कम निर्भया के बाद जो कानून में बड़े परिवर्तन हुए हैं उसमें किसी अदालत ने इस तरह की झूठी एफआईआर करने और बाद में पैसा लेकर ट्रायल में मुकर जाने के कारण उसे सजा दी हो। ये मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ है, खासकर पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में या रेप के मुकदमे में, क्योंकि इस निर्भया के बाद के जो कानून के बड़े बदलाव हैं इसको लेकर कुछ रैकेटियर्स ने ग्रुप बना लिया है जिसमें सब शामिल हैं। इसमें पुलिस, वकील तो कम से कम है ही हैं, इनके गैंग में महिलाएं भी हैं जिनको ये लालच होता है कि एक मुकदमा लिखाऊंगी तो हमें इसका पैसा मिलेगा, अदालत में आराम से मुकर जाऊंगी उसका भी पैसा मिलेगा, फिर दूसरा इसी तरह फंसाऊंगी और सहयोग के लिए सारे लोग खड़े ही हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं और वकील साहब भी खड़े हैं। इस मामले में मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे मुकदमों से आप मत डरिए, कतई मत डरिए। कम से कम आप तो ये जानते ही होंगे कि ये झूठा है कि सच्चा है। अगर आपका इनर, आपका अंतर्मन, आपका कॉन्शियस अगर ये कहता है कि ये बिल्कुल झूठा है तो इसके सामने कतई मत झुकिए, कतई मत कोई पैसा दीजिए, कतई मत कोई ब्लैकमेल होइए किसी भी तरह से। अदालत में ही इसका मुकाबला करिए और अदालतें अभी भी, अदालतों में कुछ न कुछ तो ऐसा है कि लोग दौड़ के वहीं जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अदरवाइज मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा अदालतों पे। कभी अदालतों की बारी आएगी तो मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ऐसे मामलों में जूझने की ज़रूरत है। खड़े होइए, आप खड़े होंगे तब इस तरह की ये जो रैकेट्स चल रहे हैं ब्लैकमेल करने वाले, ये बंद होंगे। एक और सूचना कि मैंने ये डिसाइड किया है कि जिस दिन हमारा 500वां अंक होगा, यानी अब से 6 अंक बाद, उस दिन मैं लाइव आरुषि आरुषि हत्याकांड के संबंध में जो तमाम एजेंसीज ने तफ्तीश की है उसमें मेरा क्या विचार है या मुझे क्या लगता है ये बताने के लिए मैं लाइव करूँगा, लाइव आऊँगा, चाहे जितना भी समय लगे। लेकिन ये मेरे निजी विचार होंगे। पुलिस की इतनी लंबी सर्विस में, इतनी लंबी सेवा में मुझे क्या लगता है ये मैं आपको बताऊंगा और ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।